घर वापसी। घर, ये शब्द सुनते ही मन में भावनाओं का ज्वार आ जाता है। घर एक ऐसी जगह जहां व्यक्ति अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी से भागकर शरण पाता है, और घर ही वो जगह है जहां पर सफलता, हर उपलब्धि सबसे पहले जाकर बांटना चाहता है। अधीश भी अपनी सफलता की खुशी बांटना चाहता था। वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था, अपने घर प्रकाश नगर। हां, अब प्रकाश नगर ही तो उसका घर है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि प्रकाश नगर इन दिनों एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। क्या अधीश अपनी सफलता की खुशी मना पाएगा, या घर जाते ही उसे एक और संघर्ष में खुद को झोंकना पड़ जाएगा? अधीश जब घर लौट रहा था तो जैसे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वास्तव में एक सामान्य स्तर के और एक प्रथम श्रेणी के मांत्रिक में यही अंतर होता भी है। उसका मन, उसका शरीर उसे पूरी तरह से बदला बदला लग रहा था। विशाखा, विशाखा, उसने दूर से ही आवाज लगाई। विशाखा रात के खाने की तैयारी में लगी थी। अधीश की पुकार सुनकर भाजी हाथ में पकड़े ही बाहर निकल आई। आज यही खाना पड़ेगा क्या? हंसते हुए अधीश ने कहा तो विशाखा लजा गई और भाजी रखने के लिए वापस भीतर भाग गई। जब लौटी तो अधीश वहीं खड़ा था। बताइए मांत्रिक जी, फिर आज हलवा बनाया जाए? विशाखा ने कहा। अरे मैं तो तुम्हें कुछ बताने आया था और तुम मुझसे ही सवाल करने लगी। अधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपनी सफलता की खबर लेकर आए हैं तो मैंने सोचा पहले कुछ मीठा ही बना लूं, ठीक है ना? अरे तुम समझ गई? अधीश उसकी समझदारी से चकित था। हां और क्या, आज इतने महीनों में पहली बार आपको इतना प्रसन्न देखा है, उसने धीरे से कहा। विशाखा, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूं। तुम्हें पता है पिछले कई महीनों से मैं इस सफलता का इंतजार कर रहा था, जबकि मेरे अपने कई मित्र तक इस बात का संदेह करने लगे थे कि मैं कभी सफल होऊंगा। अधीश ने कहा। आज अधीश बस बोले जा रहा था। पिछले कई दिनों से जो चुप्पी उसने साध रखी थी, आज उसकी कसर उसने पूरी कर दी थी। विशाखा बस चुपचाप उसकी बात सुने जा रही थी। और विशाखा, इस सफलता में तुम्हारा भी बहुत योगदान है, अधीश ने कहा तो विशाखा की आंख भर आई। धन्यवाद मांत्रिक जी, यह आपका बड़प्पन है, वरना सच तो यह है कि आप नहीं होते तो। इसके आगे उससे कुछ बोला नहीं गया। बस बस, अब जल्दी से हलवा लाओ, इतनी देर पहले से लालच देकर भूख जगा दी और अब बातें बना रही हो, अधीश ने कहा तो विशाखा मुस्कुरा दी। मुझे लगा आज आप बातों से ही पेट भरेंगे, कहती हुई विशाखा रसोई में घुस गई और थोड़ी देर बाद भोजन से भरी हुई बड़ी सी थाली और एक कटोरा भर के हलवा ले आई। क्या आज ही सब कुछ खिला दोगी? ढेर सारा भोजन देखकर अधीश बोला। जी हां, क्योंकि आज के बाद पता नहीं आपको इस तरह अपने सामने बिठाकर भोजन कराने का मौका कब मिले, विशाखा बोली। वो समझ गई थी कि अधीश की ये प्रसन्नता सिर्फ उसकी सफलता के कारण ही नहीं है, बल्कि उसके घर जाने की भी है। अधीश आगे कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाना खाता रहा। मंदार में अब सब शांत था। काल विजय के मांत्रिक भाग चुके थे। सूर्यभान ने अगला वार किया। गुरु सूर्यभान की बर्छी काल विजय की दाहिनी जांघ को चीर कर निकल गई। सूर्यभान ने निशाना उसकी छाती पर साधा था, लेकिन काल विजय ने घायल होते हुए भी बर्छी से बचने के लिए हवा में छलांग लगा दी थी और बर्छी उसकी जांघ में जाकर लगी। अरे दुष्ट, ज्यादा देर तक तू मुझसे बचकर भाग नहीं सकता, गुरु सूर्यभान ने क्रोध में इतनी जोर से चिल्लाकर कहा, लगा जैसे कहीं एक साथ सैकड़ों बिजलियां गिरी हों। अब उनके गुस्से का सामना करने का साहस काल विजय का भी नहीं था, लेकिन अब तक गुरु सूर्यभान के चेहरे से भी थकान झलकने लगी थी। यह शायद तीसरे नेत्र की शक्ति को निचोड़ लेने का परिणाम था। फिर भी अभी उनमें हिम्मत बाकी थी। लेकिन इससे पहले कि गुरु सूर्यभान अगला प्रहार करते, अचानक फिर से काले बादल छा गए और एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। मंदार के सभी मांत्रिक उसी ओर ध्यान से देख रहे थे, लेकिन जब बादल हटे तब ना तो काल विजय था, ना ही गुरु सूर्यभान। अब लोग अचरज में पड़ गए। ये क्या हुआ? कहां चले गए दोनों? हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब किसी के भी पास नहीं था। अगले दिन सुबह ही अधीश प्रकाश नगर के लिए निकल पड़ा।
रास्ता बहुत लंबा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके लिए एक पल काटना मुश्किल लग रहा था। जाने से पहले उसने विशाखा को 3 सामान्य श्रेणी के मंत्र दिए थे। विशाखा, मन लगाकर अभ्यास करना। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक तुम खुद एक मांत्रिक बन चुकी होगी, उसने कहा था। और विशाखा ने बस हाँ में सर हिला दिया था। वो इतनी उदास थी कि कुछ बोल भी नहीं सकी थी। वो तो अधीश को विदा करने भी नहीं आई थी, लेकिन अधीश ने तो शायद इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। उसे बस जल्दी से जल्दी प्रकाश नगर पहुंचना था। जीवन, मैं कुछ देर ध्यान लगाना चाहता हूं। जब हम प्रकाश नगर पहुंच जाएं तो मुझे बता देना, अधीश ने बग्गी के चालक से कहा। जी मांत्रिक जी, उसने उत्तर दिया। लगभग आधे घंटे बाद अधीश का ध्यान टूट गया। क्या हुआ जीवन, आसपास कोई है क्या? अधीश ने बग्गी का पर्दा हटाकर आसपास देखा। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया मांत्रिक जी, जीवन ने उत्तर दिया। अधीश ने आंखें बंद कर ली और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। जीवन, जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से निकालो, यहां कुछ लोग छिपे हुए हैं, अधीश ने कहा। लेकिन इससे पहले उसका वाक्य पूरा होता हर दिशा से तीर बरसने लगे। भूम भूम भूम। अधीश ने 3 अग्निपिंड तीरों की दिशा में छोड़े और अगले ही पल तीर आना बंद हो गए। जीवन, थोड़ा और तेज चलाओ, मैं यहां किसी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, अधीश ने कहा। तो जीवन ने घोड़े हवा की गति से दौड़ा दिए। कुछ ही देर में उनकी बग्गी प्रकाश नगर की सीमा पर खड़ी थी। वहां हर आने जाने वाली गाड़ी की कड़ी जांच हो रही थी, लेकिन मुख्य द्वार के पहरेदारों ने अधीश को पहचान लिया और बिना जांच के अंदर जाने दिया। अधीश रास्ते बता रहा था और अब की बार जीवन ने बग्गी सीधे विश्वा के महल के बाहर ही रोकी। अधीश कूद कर बग्गी से नीचे उतर गया। महल के बाहर बगीचे में एक युवक टहल रहा था। सुवीर, तुम सुवीर हो ना? अधीश ने उससे कहा। वो चकित था और प्रसन्न भी। सुवीर ने आकर अधीश को प्रणाम किया। तुम तो 1-1.5 वर्ष में ही काफी बड़े और मजबूत हो गए हो। बाकी सब लोग कहां हैं? अधीश जैसे भागकर घर के अंदर जाना चाहता था। 3 दासियां बच्चों को बगीचे में घुमा रही थीं। वे कुछ ही महीने पहले यहां आई थीं, तो उन्होंने अधीश को पहचाना नहीं और बच्चों को लेकर जल्दी से भीतर चली गईं। अब तक किसी ने अंदर सूचना भेज दी। आरती का थाल सजाकर देवयानी दौड़ी दौड़ी महल के दरवाजे पर आ गई। उसने अधीश को तिलक लगाया और आरती उतारी। तब तक अमृत और माधवी भी बाहर आ गई थी। अमृत आकर देवयानी के बगल में खड़ी हो गई, लेकिन माधवी अब भी काफी शर्मा रही थी। वो एक खंबे के पीछे खड़ी होकर अधीश को देख रही थी। दोनों बच्चे भी उसी के पास छिपे खड़े थे। नील, मल्ली, मेरे पास आओ, अधीश ने प्यार से कहा, लेकिन वे दोनों माधवी के पास और ज्यादा सिमटकर खड़े हो गए। अमृत ने जाकर उन दोनों को गोद में उठाया और अधीश को दे दिया। थोड़ी ही देर में वे दोनों उसके साथ घुल मिल गए। पिताजी कहाँ हैं देवयानी? अधीश ने पूछा। पिताजी आज ही सुबह इंद्रनगर चले गए हैं। तुम्हें पता चला अधिपति कैलाश भी यहां आ गए हैं? देवयानी बोली। हाँ, बाहर से यहां तक की छोटी सी यात्रा में सुवीर ने मुझे पूरी जानकारी दे दी है, अधीश मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हमें तो लग रहा था अब हम पता नहीं कितने वर्षों बाद तुम्हें देख पाएंगे, देवयानी ने पूछा। बात यह है कि मंदार में कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि सभी छात्रों को घर वापस भेज दिया गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम सबको जल्दी ही वापस बुला लिया जाएगा, अधीश ने कहा। लेकिन उसने पूरी बात नहीं बताई। वो जानता था कि वो सब सुनकर उसके परिवार के सदस्य चकित हो जाएंगे और शायद उसे वापस कभी मंदार में जाने भी ना दें। चलो अब भोजन करके आराम करो, देवयानी ने कहा। मुझे पहले आचार्य कश्यप से मिलने जाना है, अधीश बोला। वो आचार्य कश्यप के घर पहुंचा तो उनके पुराने सेवक ने बताया कि उनकी हालत बहुत खराब है और वे बाहर नहीं आ सकते। ये सुनकर अधीश सीधे उनके कमरे में गया। प्रणाम आचार्य, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अधीश ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। अधीश, क्या ये सच में तुम हो बेटे? तुम वापस आ गए? आचार्य कश्यप ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। हाँ आचार्य, मैं वापस आ गया हूं और आपने जो औषधि मंगाई थी वो भी ले आया हूं, अधीश ने कहा और उन्हें उठने में मदद करने लगा। अधीश ने अपने छल्ले से वो औषधि निकालकर उन्हें पिलाई। औषधि ने तुरंत असर दिखाना शुरू कर दिया था। आचार्य कश्यप के मस्तिष्क में हलचल मचा रहे मंत्र शांत हो चुके थे।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अधीश बेटे। आज न जाने कितने दिनों के बाद मेरा मन शांत हुआ है। आचार्य कश्यप ने कहा। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए आचार्य। अधीश ने हाथ जोड़ दिए, फिर बोला, मैं बहुत सी जड़ी बूटियां और उनकी विधि भी लाया हूं। यह औषधि खत्म हो जाने के बाद हम फिर से बना सकते हैं, अधीश ने कहा, और फिर काफी देर तक उन्हें मंदार के बारे में बताता रहा। आज का दिन अधीश के लिए घर वापस आने की खुशी का दिन था। वो अब किसी भी परेशानी के बारे में सोचना नहीं चाहता था। सारा दिन उसने अपने परिवार के साथ बिताया, बच्चों के साथ खेलते हुए और सबसे बातचीत करते हुए। घर आकर उसे लग रहा था कि वो इस घर को, यहां की हर चीज को कितना याद करता था। लेकिन उतनी ही याद अधीश को मंदार की भी आ रही थी, और उस छोटे से गांव की भी, जहां पिछले कई महीनों तक वो रहा था। शायद मंदार से भी ज्यादा। जितनी जल्दी उसे वहां से निकलने की थी, उतनी ही शिद्दत से उसे अब सब याद आ रहा था। और याद आ रही थी उसकी नन्ही दोस्त विशाखा। अगले दिन सुबह सवेरे ही सामंत रणधीर ने उसे संदेश भेजा। अधीश ने खुद ही जाकर उनसे मिलना ठीक समझा। मांत्रिक अधीश, आप वापस आ गए? सुप्रिया उसे देखकर चहक उठी। जी, मैं वापस आ गया, अधीश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसके बाद तो सुप्रिया ने उससे हजारों सवाल पूछ डाले। वो तो न जाने कब तक बातें करती रहती कि तभी सामंत रणधीर वहां आ गए। सुप्रिया जी, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कुछ देर अधीश से बात कर सकता हूं? सामंत रणधीर ने पूछा तो सुप्रिया उठकर भाग गई। सामंत रणधीर हंसने लगे। कहो अधीश, कैसी रही तुम्हारी मंदार यात्रा? सामंत ने पूछा। शायद मुझे जल्दी ही वापस जाना पड़े श्रीमान, आप बताइए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहां सब कुछ ठीक नहीं है? अधीश ने कहा। तुम अभी अभी वापस आए हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन हां, तुम ठीक कह रहे हो, सब कुछ ठीक नहीं है। सामंत रणधीर बोले। ये नगर मेरा घर है श्रीमान, और इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी। आप मुझे पूरी बात बताइए, मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूंगा आपकी परेशानी दूर करने की। अधीश बोला तो सामंत रणधीर भावुक होकर बोले, पता है अधीश, तुम्हारी इसी बात के कारण मैं तुम्हारा इतना सम्मान करता हूं। तुम न सिर्फ एक कुशल मांत्रिक हो, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हो। इसके बाद काफी देर तक वे अधीश से बातचीत करते रहे और लेखराज के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी के बारे में भी बताया। बस इतनी सी ही बात है अधीश कि अब उसने हमें बहुत कमजोर समझ लिया है और मांत्रिकों की एक फौज खड़ी कर ली है। किसी भी समय वो प्रकाश नगर पर हमला बोल देगा। कई दिनों से हम इसी डर के साए में जी रहे हैं। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है श्रीमान, मैं अपनी जान लगा दूंगा अपने नगर को सुरक्षित रखने के लिए। अधीश ने सामंत रणधीर से वादा किया और वहां से निकलकर सीधे आचार्य कश्यप के पास पहुंचा। उनके साथ मिलकर वो आगे की रणनीति तैयार करना चाहता था। लेखराज के महल में दरबार लगा हुआ था। तभी एक गुप्तचर आया और सूचना दी, सामंत जी, अधीश प्रकाश नगर पहुंच चुका है। लेखराज मुस्कुराया, तो आ ही गया हमारा असली शिकार खुद चलकर हमारे सामने। प्रकाश नगर पर हमले की तैयारी करो। लेकिन श्रीमान, वो मंदार का छात्र है और आप इसका मतलब अच्छी तरह जानते हैं, लेखराज के सलाहकार ने कहा। लेकिन फिलहाल मंदार इस स्थिति में है नहीं कि अपने इस छोटे से साधारण से छात्र की मदद करने आए। विशाल शैतानी ढंग से हंसा। विशाल, हाँ, ये वही विशाल था जो मंदार में अधीश का सहपाठी था। विशाल यहां क्या कर रहा था? क्या इंद्रजीत की तरह वो भी अपना बदला लेने आया था, या उसका लेखराज के साथ होना एक संयोग भर था? क्या थे उसके इरादे, और क्या अधीश अपने प्रिय नगर की रक्षा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।